स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और शो की शुरुआत करेंगे प्रतापगढ़ से। यूपी में चुनावी साल शुरू हो चुका है और इसी के साथ नेताओं के साथ मारपीट की खबरें भी तेजी से आ रही हैं। इन दिनों माननीय सुरक्षित नहीं, एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें नेता और विधायक के साथ या तो बदसलूकी हुई है या फिर मारपीट के आरोप लग रहे हैं। ताजा तस्वीरें प्रतापगढ़ से सामने आई हैं। यूपी में शुरू हुआ चुनावी साल, माननीयों का हो रहा बुरा हाल। विधायक ने कहा नहीं हुई कोई सुनवाई, आरोप लगाए खूब हुई धुलाई। एक तरफ यूपी में चुनावी साल की शुरुआत हो गई है तो वहीं दूसरी ओर कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। मार दिया मुझको, ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा और हाथ डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने। मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है। यहाँ का पुलिस अधीक्षक ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है, मार डालेगा मुझको। आजा सुना आपने, ये जो साहब जमीन पर कपड़े उतार कर लौट रहे हैं वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इनका नाम है धीरज ओझा। अब पूरी कहानी समझिए। विधायक जी डीएम ऑफिस गए थे अपनी अर्जी लेकर, जिसमें कहा गया कि शिवगढ़ में दबंग आदमी के खिलाफ आमिर और उसकी पत्नी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया। वहां के बीएलओ भी लिख कर दे रहे हैं, लेकिन ये मामले को लटका रहे हैं। राहुल यादव एसडीएम और सतीश त्रिपाठी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने कोई जांच नहीं की और आज तक मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं हुआ। उसका कहीं नाम नहीं है। 5 महीने से उसको प्रशासन दौड़ा रहा है। बस फिर क्या था, विधायक धीरज ओझा डीएम आवास पर धरने पर बैठ गए। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। बात यहीं खत्म नहीं होती। विधायक धीरज ओझा ने आरोप लगाया कि एसपी आकाश तोमर ने उनके साथ मारपीट की है। मैंने अलग रजिस्टर बनाया हुआ है, अलग रजिस्टर बनाया हुआ है। अब एक ही गोली मारेंगे। मैं इसलिए धरना बैठा हूँ डीएम आवास पर क्योंकि एक आमिर और उसकी पत्नी चुनाव लड़ना चाहते थे शिवगढ़ बिंदागंज में दबंग आदमी के खिलाफ, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने उसकी अपील को खारिज कर दिया और उसके परिवार के पूरे सबका नाम, उसके बाबा दादा पिताजी सबका नाम है वहाँ, और वहाँ सब बीलो भी लिख के दे रहे हैं, सब लोग लिख के दिए। ये लिंगारान करते राहुल यादव एसडीएम और सतीश त्रिपाठी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट और एडीएम ने कोई जांच नहीं किया उस मामले को। आज तक वो मतदाता सूची में नाम उसका नहीं दर्ज हुआ, जो कि क्या किसी के लोकतंत्र में मतदाता सूची में नाम नहीं, उसका कहीं नाम नहीं है, क्या उसको मताधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए हो? लेकिन यहाँ के प्रशासन ने 5 महीने से उसको दौड़ाकर उसके पूरे परिवार को धमकियां भी मिली, लेकिन वो कहा मैं चुनाव लड़ूंगा और आज उसका नाम दर्ज नहीं करने दिया गया। दूसरा मामला ये मैं करता हूँ, एक 50 में टाउन एरिया है, वहाँ पर नाम है उमाकांत पाड़े का और उन्होंने सातपुर में गांव में नाम डलवा लिया, जो कि सातपुर में वो गांव के निवासी नहीं है। वहीं एसपी आकाश तोमर अपनी दलील दे रहे हैं। अब ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी, विधायक जी की बात हो तो राजनीति तो होनी ही है। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, अलग अलग पार्टियों ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी। खैर जो भी हो, लेकिन इस तरह की तस्वीर सामने आना बिल्कुल सही नहीं। एसपी आकाश तोमर के ऊपर आरोप है कि उन्होंने मारपीट की है। विधायक बीजेपी के हैं, प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, उसके बावजूद विधायक के साथ मारपीट का मामला कई सवाल खड़े करता है। देखना होगा आने वाले वक्त में एसपी साहब पर क्या कोई कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो ये तो थी प्रतापगढ़ की तस्वीरें। अब आपको दिखाते हैं शामली की तस्वीर। यहां भी बीजेपी नेता के ऊपर हमला हुआ है। आरोप है कि ऐसी की टीम ने
हमला किया है, भाजपा नेता की गाड़ी पर फायरिंग की है। सवाल फिर वही है कि क्या यूपी में बीजेपी के नेता सुरक्षित नहीं हैं? गाड़ी की सीट पर खून, एक शख्स को लगी गोली। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि यूपी के शामली की हैं। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे की हैं। गोली बीजेपी नेता अश्वनी पवार के ऊपर चलाई गई है। बीजेपी नेता अश्वनी पवार ने आरोप लगाए हैं कि उनकी गाड़ी पर एसओजी की टीम ने गोली चलाई है। अपने पर हमला होता देख भाजपा नेता ने गाड़ी दौड़ाकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। फायरिंग में एक गोली भाजपा नेता के परिजन को लगी है। भाजपा नेता अश्वनी पवार अपने 4 परिजनों के साथ कांधला में किसी काम से आए थे। जैसे ही वो गांव की तरफ बढ़ने लगे तो पहले से ही एक रेस्तरां में बैठी एसओजी की टीम ने भाजपा नेता की गाड़ी को घेर लिया और फायरिंग कर दी। भैया मैं यहाँ से शाम के टाइम बच्चे जिद करने लगे खाना खाने की बाहर। मैं इनको लेकर कानला खाना खाने के लिए जा रहा था रेस्टोरेंट पर। मैं कानला पहले पेट्रोल पंप पर पहुंचा। मैंने वहां से तेल डलवाया, उससे पैसे लिए, एटीएम बंद थे और 1500 रुपये का मैंने वो एटीएम से स्वैप करवाया। मैं जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचा पंप से तो मैंने वहां अमरूद लेने के लिए गाड़ी रोकी। अमरूद वाला था, अमरूद बेच रहा था। मैं अमरूद लेने लगा तो अमरूद वाले ने मुझे बताया कि स्वैप मशीन गाड़ी पर रखी है आपके। तो वो पेट्रोल पंप कर्मी स्वैप मशीन गाड़ी पर रखकर भूल गया छत पर। तो मैंने उसे उठाया कि मैं तुरंत ही पंप की तरफ वापस चला गाँव में आने के लिए, गाँव वाली साइड से। वहीं जैन रेस्टोरेंट पर खाना खाना था हमको भी। हम जैसे ही जैन पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे, मैंने पेट्रोल पंप कर्मी को आवाज लगाई, भैया तेरी मशीन छत पर भूल गया, तू इसे ले जा। वो मशीन देके जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो सामने थे एसओजी के 3 लोग, विकास कसाना, विकास, अंशुल पुनिया। ये मुझे पिस्टल लिए सामने से दिखे। इन्होंने मेरे ऊपर सीधे फायर किया। फायर करते मैंने गाड़ी नीचे बैठ कर दौड़ा दी। इसी दौरान इन्होंने 10-15 राउंड फायर किए। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब अश्वनी पवार घर पहुंचे तो एसओजी की टीम और पुलिस भी उनके पीछे घर पहुंच गई। बीजेपी नेता ने आरोप लगाए हैं कि पूरी रात उनको टॉर्चर किया गया, मारपीट की गई, साथ ही साथ उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाने की भी धमकी दी गई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच एडिशनल एसपी को सौंप दी गई है। कल देर रात्रि एलम के एक निवासी जो हैं उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है। उसमें उन्होंने पुलिस पर गंभीर जो है कथित आरोप लगाए हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उनके गाड़ी के ऊपर पुलिस के द्वारा एक फायर किया गया है। इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो मेरे द्वारा एडिशनल एसपी जो यहाँ के हैं उनको सपोर्ट की गई है। इसमें जितने भी तथ्य हैं, जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं और भी जो इश्यूज और रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस हैं उनको हम कलेक्ट करा रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर निश्चित जो है कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। अब इस पूरे मामले पर एसपी जांच करेंगे। देखना होगा कि गोली चलाने वालों पर कार्रवाई कब होती है। यूपी में बीजेपी नेताओं पर हमले होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अलीगढ़ के इगलास से बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी ने थाने में मारपीट का आरोप लगाया। फरवरी 2021 में वाराणसी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। दिसंबर 2019 में उन्नाव में बीजेपी नेता आशुतोष शुक्ला पर जानलेवा हमला। कुछ दिनों पहले बरेली के सुभाष नगर थाना की चौकी पर आरएसएस कार्यकर्ता के साथ मारपीट का आरोप। एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं। बीजेपी नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। शामली से अमित मोहन गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी ने रैली को संबोधित किया। मंच से योगी आदित्यनाथ ने ममता दीदी पर एक के बाद एक कई वार किए। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ ने राम के नाम पर दीदी को घेरा, तो वहीं दूसरी ओर 2 मई को सत्ता परिवर्तन की बात भी कह डाली। बंगाल पहुंचे योगी आदित्यनाथ। बंगाल में सीएम योगी की दहाड़। एक के बाद एक किए कई वार। यूपी के सीएम चुनावों में स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आते हैं। जब योगी आदित्यनाथ रैली करते हैं तो उसका जनता के ऊपर असर होता भी दिखाई देता है। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। चुनाव है पश्चिम बंगाल का, जहां के जलपाईगुड़ी में योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया।
सीएम योगी ने ममता बनर्जी को जमकर आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने ममता बनर्जी पर राम के नाम पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीदी इस समय इतनी नाराज हैं कि वो कह रही हैं कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। चिढ़ भाजपा से या हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम से टकराने का जिसने भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है। बंगाल में तृणमूल की दुर्गति तय है। इसके साथ ही सीएम योगी यहीं नहीं रुके, एक के बाद एक उन्होंने ममता बनर्जी पर कई वार किए। सीएम योगी ने कहा कि 2 मई को बंगाल को तृणमूल सरकार से मुक्ति मिलेगी। तृणमूल के गुंडों को कानून के शिकंजे में कसा जाएगा। ये तय है कि अपराधी को कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल जैसे दल संरक्षण जरूर देंगे, लेकिन कानून के लंबे हाथ इन्हें पाताल से भी निकालकर जेल के अंदर भेजने का काम करेंगे। बंगाल के अंदर विकास की सोच वाली सरकार होती तो जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एम्स बन रहे हैं, 4 वर्ष में 30 नए मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हम लोग बना रहे हैं, 30 मेडिकल कॉलेजेस नए बना रहे हैं, एम्स, IIM, IIT। बंगाल के अंदर रुचि लेने वाली सरकार होती तो उनका लाभ बंगाल के नागरिकों को, दार्जिलिंग के नागरिकों को भी मिला होता। लेकिन दीदी तो हर काम के लिए चिढ़ जाती है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया। पहले विकास के पैमाने पर उत्तर प्रदेश पिछड़ गया था, लेकिन मात्र 4 साल में उत्तर प्रदेश की प्रगति देश के भीतर सबसे अच्छी प्रगति के तौर पर सामने आई है, क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है। भाइयों बहनों, 4 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगने से अधिक की है और बंगाल के अंदर 10 वर्षों में टीएमसी की सरकार में प्रति व्यक्ति आय में घटोतरी हुई है, घटा है। यहाँ पर नागरिक के जीवन स्तर को कम करने का कार्य टीएमसी के गुंडों ने किया है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया है। देश का विकास भी होगा और आस्था और विश्वास का भी सम्मान होगा। विकास की बात करो तो ममता दीदी चिढ़ जाती हैं, रोजगार की बात करो तो दीदी को परेशानी होने लगती है, दुर्गा पूजा की बात करो तो दीदी को परेशानी होने लगती है। बंगाल के चुनाव ने दीदी को चंडी पाठ करने के लिए मजबूर कर दिया। 4 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगने से अधिक की है और बंगाल के अंदर 10 वर्षों में टीएमसी की सरकार में प्रति व्यक्ति आय में घटोतरी हुई है, घटा है। यहाँ पर नागरिक के जीवन स्तर को कम करने का कार्य टीएमसी के गुंडों ने किया है। लूट खसोट मचाई है। योजनाओं का लाभ यहाँ के नागरिकों को नहीं मिल पाता है। विकास की योजनाएं या तो टीएमसी लागू नहीं होने देती है और अगर हो भी गई तो उसको बीच में ही हड़प लिया जाता है। सीएम योगी ने बंगाल में मंच से दीदी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखना दिलचस्प होगा कि सीएम योगी की ये दहाड़ आने वाले वक्त में कितना असर डाल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी की। 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की टीम मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी लेकर आई, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद खुश हैं। सीएम योगी ने पूरी टीम की जमकर तारीफ की है। मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा लाने का ऑपरेशन पूरा हुआ और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन सीक्रेट मिशन बांदा। सूबे के सबसे तेज तर्रार अधिकारियों में से एक आईपीएस प्रेम प्रकाश को इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रेम प्रकाश और उनकी पूरी टीम ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। रातों रात मुख्तार को बांदा पहुंचाया गया और बांदा की जेल में शिफ्ट किया गया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 150 पुलिस कर्मियों की एक टीम लगाई गई थी। ये मिशन सफल रहा है। इस ऑपरेशन के बाद सीएम योगी बेहद खुश हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों को फोन कर बधाई दी और पुलिस टीम के काम की सराहना भी की है। सीएम योगी ने यूपी पुलिस को एक संदेश भेजा जिसमें मुख्तार के ट्रांसफर को लेकर सफलतम काम का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। सीएम योगी ने संदेश में कहा, कठिन परिश्रम, ईमानदारी और इंटेलिजेंट वर्क का खूबसूरत नमूना दिया गया है। इसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है।
आप सभी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रोफेशनल कार्य का उच्चतम मानदंड स्थापित किया है। सभी अधिकारियों और इससे जुड़े रहे अन्य कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी बात सामने आई है। जो डॉन अब तक व्हील चेयर पर चलता था, वो अब अपने पैरों पर खुद चल रहा है। क्या स्थिति है? एक बात और भी बताया जा रहा है, स्टेबल है और नॉर्मल खाना खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पैरों में चल रहे हैं? एकदम बिल्कुल अपने पैरों में चल रहे हैं। सुबह जब आए थे तो क्या ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ था? क्या स्थिति थी सुबह? एंग्जाइटी की वजह से दिक्कत नहीं है। क्या कोविड का भी टेस्ट किया गया है उनका? वो पैदल चल के गए, एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया है, कल आरटीपीसीआर रिपोर्ट आ जाएगी। प्रॉब्लम है, ही इज फाइन, ही इज ओके। क्या जब शुरुआत में आए थे तो क्या कुछ प्रॉब्लम नजर आई थी सुबह जब आए थे? सुबह आए थे तो बेसिकली उनका बहुत लंबा सफ़र था। हम यहाँ पे 2 घंटे उनका वेट किया, मगर उन्होंने ये बोला कि साहब मैं थका आया हूँ, मैं आराम करूँगा, तो हम लौट गए। उसके बाद दोबारा शाम को हम गए तो ही वॉज क्वाइट नॉर्मल, ही वॉज टॉकिंग ओरेंटली एंड ही वॉज ओके। अपने पैरों पर चल रहे हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं या व्हील चेयर पे? व्हील चेयर तो बात ही नहीं है जी। अच्छा, व्हील चेयर है ही नहीं जो है, मतलब वो अपने बाकायदा चल रहे हैं। उनको चलवा के हमने नहीं देखा, मगर उन्होंने हमसे कंप्लेन नहीं करी कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ। ही वॉज अपरेंटली ऑलराइट, ओके। बिल्कुल। तो देखिए, मुख्तार अंसारी ने भले ही तमाम हथकंडे अपनाए हों पंजाब में, ये दिखाने के लिए कि जब वो कोर्ट में भी गया था, मोहाली कोर्ट में, तब व्हील चेयर में गया था, ये दिखाने के लिए वो चल नहीं सकता, बेहद ही उसका स्वास्थ्य खराब है और बार बार स्वास्थ्य कारणों का सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह हवाला दिया गया। लेकिन जब बांदा जेल पहुंचा तो न सिर्फ वो जो है एम्बुलेंस से उतर करके पैदल खुद बिना किसी सहारे के बैरक तक पहुंचा, बल्कि इस वक्त जो डॉक्टरों की टीम एग्जामिन करके वापस लौटी है, उसने बताया कि फिलहाल पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी स्वस्थ है। मुख्तार अंसारी को जिस बैरक में रखा जा रहा है, उसमें आज से पहले बड़े बड़े कुख्यात अपराधियों को रखा जा चुका है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में, जिसे हाई सिक्योरिटी बैरक कहा जाता है। दरअसल अगर बांदा जेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो बैरक नंबर 15 और 16 पूरी तरीके से अलग हैं। दूसरी बैरकों से दूसरे साइड में पूरी तरह से एकांत में दोनों बैरक बनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं बैरकों में अब तक यहाँ पर तमाम वो हाई प्रोफाइल शख्सियत और जो खूंखार अपराधी थे वो यहाँ पर बंद थे। वो फिर चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अनिल दुजाना हो, अतीक अहमद हो या फिर राजा भैया, वो तमाम हाई प्रोफाइल शख्सियत और कुख्यात जो अपराधी थे वो उन्हीं 15 और 16 नंबर बैरकों में ही ले जाए जाते थे। आज जब सुबह मुख्तार अंसारी को लाया गया तो सबसे पहले बैरक नंबर 16 में ले जाया गया, जहां उसका कोविड टेस्ट भी हुआ है और रिपोर्ट अवेटेड है। और जब रिपोर्ट की पुष्टि हो जाएगी उसके बाद उसको बैरक नंबर 15 में लाया जाएगा। इन दोनों बैरक की अगर बात करें तो दूसरे बैरकों से अलग है। दूसरे अन्य जो बंदी हैं उनसे उसका कोई सरोकार नहीं है और यही वजह है कि दरअसल एक तरह से तन्हाई बैरक के तौर पर इन बैरकों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि जो हाई प्रोफाइल बंदी आते हैं उन्हें भी बैरक नंबर 15 या 16 में ही रखा जाता है और मुख्तार अंसारी को भी बैरक नंबर 16 में फिलहाल रखा गया है। सुबह से अगर अभी तक की बात किया जाए तो सुबह से शाम तक लगातार ज़्यादातर या तो मुख्तार अंसारी सोता हुआ नजर आया या उसने आराम करने को तरजीह दी। बांदा जेल की सिक्योरिटी बेहद कड़ी कर दी गई है। जेल के अंदर का पूरा अमला बदल गया है। यहाँ तक की ड्यूटी भी लखनऊ से तय की जा रही है। 2 डिप्टी जेलरों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। इसके साथ ही लगातार लखनऊ से भी बांदा जेल को मॉनिटर किया जा रहा है। उसकी सिक्योरिटी के लिए न सिर्फ सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं बल्कि इसके साथ ही लगातार लखनऊ से लेकर के बांदा में बैठे हुए उच्च अधिकारी मुख्तार की पल पल की निगरानी कर रहे हैं। तो मुख्तार पूरी तरीके से हाई सिक्योरिटी सेल में है, पूरी तरीके से निगरानी में रखा गया है और उसके एक एक कदम को मॉनिटर किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल व सहयोगी ज्ञानेंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, बांदा, उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।